तो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। तो आज एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमारा ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। सो दैट इज न्यूट्रिशन एंड कैंसर। सो हम सब जानते हैं कि पहले के जमाने में कैंसर इतना कॉमन नहीं था। इट वाज नॉट अ वेरी कॉमन क्रॉनिक डिसीज जो हर किसी को या कोई भी 1 in 10 पीपल को हम देखते थे। लेकिन आजकल के जमाने में अगर आप देखते हैं तो कैंसर हैज बिकम वेरी वेरी कॉमन। इवन अगर टाइप्स ऑफ कैंसर आप अगर देखते हैं तो पहले के जमाने में बहुत ज्यादा कैंसर पे रिसर्च नहीं हुआ था, और इस वजह से द टाइप्स ऑफ कैंसर जो प्रोबेबली डिटेक्ट होते थे या डायग्नोस होते थे वो भी काफी कम थे। लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो इट इज वेरी वेरी एविडेंट दैट देयर आर मेनी मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर। बहुत सारे टाइप्स ऑफ कैंसर है इसमें। और हम ये भी समझते हैं कि मेडिकल टेक्नोलॉजी आज इतना इम्प्रूव हुआ है कि देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, लॉट ऑफ थेरेपीज अवेलेबल जो कैंसर को रिवर्स करने में मदद करता है, कैंसर के कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में मदद करता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है अगर हमारे हाथ से बाहर निकल गई है, स्टेज 4 तक पहुंच गई है, तो अगेन वी नो दैट कैंसर को हम उस स्टेज में क्योर कर नहीं सकते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ऑन न्यूट्रिशन एंड कैंसर, जहां पे हम ये समझेंगे कि न्यूट्रिशन का क्या रोल है इन मैनेजिंग कैंसर एंड इन प्रिवेंटिंग कैंसर। ठीक है। तो पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कैंसर। तो कैंसर बेसिकली तब शुरू होता है जब हमारा नॉर्मल सेल अपना यूजुअल पैटर्न को छोड़ के अपने आप से मल्टीप्लिकेशन शुरू करता है। ओके। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक नॉर्मल सेल है तो उसका मल्टीप्लिकेशन का एक प्रोसेस होता है, एक एजेंडा होता है। मतलब एक सेल से 2 सेल बनता है, वो 2 सेल फिर से 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं। तो इस तरह से उसका एक पैटर्न होता है। ठीक है। तो सडनली कोई एक सेल क्या करता है, वो बोलता है कि अब मैं इस पैटर्न को फॉलो नहीं करूंगा और आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द वे आई वांट। तो मैं अपने हिसाब से मल्टीप्लाई होऊंगा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग द वे आई वांट। ठीक है। और जब कोई एक सेल ये डिसीजन लेता है उस पैटर्न को ब्रेक करके अपने आप से प्रोलिफरेशन या अपने आप से मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होने का, तब जाके ये एक ट्यूमर या कैंसर में, कैंसरस सेल में बनता है। ओके। सो हाउ डज अ सेल बिकम कैंसरस। तो अगर हम ये समझना चाहें कि एक सेल कैंसरस कैसे बनता है, तो अराउंड 30 इयर्स के पहले अगर आप सोचते हैं या देखते हैं तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि कैंसर बेसिकली अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। तो हमारे बॉडी में जैसे सेल्स अनकंट्रोल्ड मैनर में जब मल्टीप्लाई होने शुरू कर देता है, उस वजह से कैंसर ट्रिगर होता है। ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन कई तरह की चीजों से ट्रिगर हो सकता है, जैसे केमिकल्स हो, रेडिएशन हो, वायरसेस हो। तो यही था कैंसर का समझ एक 30 साल पहले। ठीक है। लेकिन आज के जमाने में हम सब जानते हैं कि बेसिकली कैंसर जो है वो एक डिजीज है जिसमें मॉलिक्यूल्स और जीन्स इन्वॉल्व है। और हम ये भी जानते हैं कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स और किस तरह के जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सेल्स कैंसरस बनते हैं और कैंसर का आउटब्रेक होता है। ओके। सो उस जमाने में इतना ही जानकारी था कैंसर के बारे में कि एक नॉर्मल सेल जब जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और जब कई सेल्स में मल्टीप्लाई हो जाता है अनकंट्रोलेबल फॉर्म में, उसे हम एक कैंसरस सेल कहते हैं। ठीक है। तो आज के जमाने में भी द साइंस रिमेन्स द सेम, दैट अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को ही हम कैंसरस सेल कहते हैं। लेकिन उसके पीछे व्हाट इज द रीजन, there are lot of molecules and there is a lot of genetic transformation which is involved, वो हम आज के जमाने में समझ चुके हैं। और इस अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन की वजह से जो चंक ऑफ सेल्स फॉर्म होता है, उस चंक ऑफ सेल्स को हम ट्यूमर कहते हैं। और ये ट्यूमर या ये बिग चंक ऑफ सेल, ये इतना सारा जो मल्टीप्लाइड सेल्स जो सिम्टम्स एक इंडिविजुअल के बॉडी में प्रोड्यूस करता है, उसे ही हम कैंसर के तौर पे एक्सपीरियंस करते हैं। सो बेसिकली कैंसर किस वजह से होता है? अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल की वजह से होता है। ये अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, एक चंक ऑफ सेल्स या एक बंच ऑफ सेल्स फॉर्म होता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। और ये ट्यूमर जो सिम्टम्स हमारे बॉडी में डेवलप करते हैं या
उस ट्यूमर के वजह से हमारा बॉडी जो जो सिम्टम्स एक्सपीरियंस करता है उसे हम कैंसर कहते हैं। कॉसेस ऑफ कैंसर, तो अगर आप कॉसेस ऑफ कैंसर देखते हैं तो जनरली म्यूटेशन के वजह से होता है, स्पेसिफिकली इन द डीएनए। तो सेल के अंदर डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उस जेनेटिक मटेरियल में कोई म्यूटेशन होने की वजह से कैंसर हो सकता है। तो ये डीएनए जो सेल्स के अंदर होते हैं उसमें कई सारे इंडिविजुअल जीन्स होते हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, अपने सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देता होता है। तो जेनेटिक मटेरियल एक मेन चीज होता है हमारे सेल में, विच कीप्स इंस्ट्रक्टिंग अवर सेल एज टू व्हाट दे नीड टू डू। तो हमारा सेल जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है वो उस जेनेटिक मटेरियल के वजह से ही होता है। तो अगर हमारे डीएनए ने हमें बताया कि हमें चलना है तो हम चलते हैं, हमारा हाथ को हिलाना है तो हम हिलाते हैं। तो एवरी एक्शन, एवरी मूव इज कंट्रोल्ड बाय द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल। तो वो डीएनए ही हमारे हर एक फंक्शन को, हर एक एक्शन को कंट्रोल करता है। तो इस डीएनए में जब म्यूटेशन होता है तो वो अपनी सोच बदल देती है, तो वो प्रॉपर्ली हमारे सेल्स को इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से सेल्स का नॉर्मल फंक्शनिंग इफेक्ट होता है और यही फाइनली जाके उस सेल को कैंसरस बनाता है। ऑलराइट, सो नॉर्मल सेल्स टू ट्यूमर सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? तो नॉर्मल सेल्स अगर आप देखते हैं तो यूजुअली मल्टीप्लाई होने से भी नॉर्मल सेल्स ही होना चाहिए। तो उसमें कोई एक छोटा सा जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से या ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एक सेल में there is a change, so one cell becomes a cancerous cell. So first change में आप ये देख सकते हैं कि पूरे लाइन ऑफ सेल्स में एक ही सेल है जो कैंसरस बना है। तो ये एक कैंसरस सेल अब डिसाइड करता है कि मैं अपने रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करूंगा, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द वे आई वांट, मैं अपने हिसाब से ही मल्टीप्लाई करूंगा। एंड उस वजह से क्या होता है, देयर आर मल्टीपल abnormal cells formed. सेकेंड स्टेज में अगर आप देखते हैं तो वो मल्टीपल जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो और ज्यादा होते जाते हैं। एंड फाइनली क्या होता है, there are a lot of tumor cells which are formed and this is called as the transformation from normal cells to tumor cells. Okay, so अब हमने कॉसेस देखे कैंसर के, हमने देखा कि कैंसर किस वजह से कैंसरस सेल होता है हमारा सेल्स। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट साइन ऑफ कैंसर क्या है। तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ठीक है। तो जनरली वेट लॉस काफी कॉमन है लोगों में जिनको पैनक्रियाटिक कैंसर, स्टमक कैंसर, ईसोफेगल कैंसर या लंग कैंसर होता है। लेकिन ये वेट लॉस कैन बी कॉमन विद एनी टाइप ऑफ कैंसर। तो अगर सडनली कोई किसी के बॉडी में वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, बिना कोई मतलब के, ना कोई डाइटिंग कर रहे हैं, ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, और सडनली देयर इज एन अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। So unexplained weight loss is something like losing 8 to 10 kgs in 15 days, 20 days. तो जब drastically weight loss होता है, that can be one of the main signs of cancer. तो कैंसर यूजुअली हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड बहुत ही जल्द हो जाता है। तो इसलिए कई बार ऐसे हो जाता है कि लोगों को फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में कई बार पता भी नहीं चलता है, बिकॉज बाय द टाइम उन्हें पता चलता है कि उनकी बॉडी में देयर इज सम प्रॉब्लम, तब तक वो स्टेज 3 या स्टेज 4 तक पहुंच गए होते हैं। तो एनी अगर छोटा सा भी डिफरेंस आपके रेगुलर इससे आपको अगर अपने बॉडी में समझ आता है या किसी के बॉडी में समझ आता है, तो प्लीज गो एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड, ओके, फॉर एनीथिंग। तो कोई भी क्रॉनिक डिसीज हो, अगर फर्स्ट स्टेज में हम उस क्रॉनिक डिसीज को टैप करते हैं तो उसे ट्रीट करना या प्रिवेंट करना बहुत ही आसान होता है। जब कोई भी क्रॉनिक डिसीज हो, ना सिर्फ कैंसर, इट कैन बी एनीथिंग लाइक arthritis, it can be obesity, it can be diabetes, it can be cardiovascular problems. तो जो कुछ भी है, अगर फर्स्ट स्टेज में हम उसे टैप करते हैं तो उसे मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। ओके, कैंसर इज वन ऑफ द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स लेते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि कैंसर की वजह से बहुत सारे लोग हमारे देश में they are losing their lives. Okay, but survival rates are improving for many types of cancer thanks to the cancer screening, treatment and prevention. तो दो कैंसर के वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ हो रहा है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि पहले के जमाने से ज्यादा आज के जमाने में हमारा जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ है, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ है, जो न्यूट्रिशन थेरेपीज इंप्रूव हुए हैं, उस वजह से और जितना स्क्रीनिंग कैंप्स हो रहा है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस जो क्रिएट हो रहा है जनरल पब्लिक
के पास भी अबाउट दी व्हाट डू यू से इल इफेक्ट्स ऑफ कैंसर। तो उस वजह से कैंसर स्क्रीनिंग हो, कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो हो, या कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए जो अवेयरनेस स्प्रेड किया जा रहा है, ऑल दीज थिंग्स हैव इंक्रीज टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो उस जमाने से हम आज के जमाने में कंपेयर करेंगे तो हमें ज्यादा जानकारी है इन सारी चीजों के बारे में, जिसके वजह से सर्वाइवल रेट्स आर आल्सो इम्प्रूविंग। मतलब कई सारे लोग राइट एट द बिगिनिंग स्टेज डिटेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जितने थेरेपीज अंडों को करने हैं करते हैं, तो उसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी इम्प्रूव होती है। तो इस वजह से द सर्वाइविंग रेट्स आर इम्प्रूविंग फॉर मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर। ऑलराइट, तो सिम्टम्स ऑफ कैंसर अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको एक सिम्टम के बारे में बताया, विच इज अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। मतलब एकदम से बिना कोई बात के किसी का वजन घट रहा है, तो दैट इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स। लेकिन उसके अलावा ये सारे सिम्टम्स भी कैंसर के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। फटीग माने जनरल थकावट, लंप और एरिया ऑफ थिकनिंग विच कैन बी फेल्ट अंडर द स्किन। तो कहीं पे भी अगर आपको कोई तरह का सूजन दिख रहा है, सो इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अगर आप देखते हैं तो ब्रेस्ट में लंप्स होता है, तो कोई भी तरह का लंप या एक्स्ट्रा ग्रोथ अगर आपको दिख रहा है और वो आपको बॉदर नहीं कर रहा है, तो कभी कभी कुछ लोगों को लंप तो होता है, कहीं सूजन होता है, बट उनको लगता है कि ये तो मुझे ना पेन दे रहा है ना कोई मुश्किल दे रहा है, तो व्हाई डू आई नीड टू चेक। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आपके बॉडी में कोई भी चेंजेस हो रहा है और अगर आप उसे डिटेक्ट कर रहे हैं तो इमीडिएटली एक डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। The next symptom of cancer is weight changes, including unintended loss or gain. Skin changes like yellowing of your skin, darkening of your skin, redness of the skin. फिर changes in your bowel habits, तो आपका regular bowel habits से अगर आपका वो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो persistent cough, एकदम से कफ होता जा रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको swallow करने में तकलीफ हो रही है, सडनली आपका वॉइस चेंज हो रहा है, सडनली आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स है, कोई भी तरह का इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन भी आपको मसल और जॉइंट्स में पेन है, अनएक्सप्लेन फीवर, बार बार फीवर आ रहा है बिना किसी मतलब के, और रात को सोते वक्त अगर ज्यादा पसीना छूट रहा है, अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग और ब्रूइज, तो सडनली कहीं कुछ थोड़ा सा चोट लगता है और ब्लीडिंग ज्यादा होता है। तो all these can be symptoms of cancer which are associated, which can be linked to one or the other form of cancer. Okay, so that was about the symptoms of cancer. Risk factors for cancer. तो अगर आपको अब समझना है कि किस रीजन के वजह से प्रोबेबली ये कैंसर के लेवल्स लोगों में बढ़ रहे हैं, you have to understand that the major risk factor for cancer is tobacco smoking. तो जो स्मोक करते हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं कैंसर के लिए। उसके बाद एक्सेस बॉडी वेट, जो ओबीज होते हैं वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं, जो ज्यादा अपने बॉडी को अल्ट्रा यूवी रेस या सन एक्सपोजर करते हैं वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं टुवर्ड्स स्किन कैंसर्स, जिनका डाइट अच्छा नहीं होता है, जो who eat lot of junk which are loaded with preservatives, they are at a high risk of cancer. Infections, जिन्हें बार बार जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है और जिन्हें बार बार इन्फेक्शंस पकड़ता है, they are at a higher risk of cancer. And जो जिनका लाइफस्टाइल फिजिकली इनएक्टिव है, जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, so these people are also at a high risk of cancer. Okay, तो रिसर्च में हमने ये पाया गया है स्पेसिफिकली ये देखा है कि लोग जो ज्यादा टोबैको चू करते हैं या स्मोक करते हैं, जिनकी बॉडी वेट ज्यादा है, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो सन एक्सपोजर ज्यादा करते हैं, जो जंक खाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी पुअर है और जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, all these people are more prone to different types of cancer. तो ये burden of cancer को reduce करने के लिए हमें हमारे लाइफस्टाइल में एक चेंज लाना पड़ेगा, और उस लाइफस्टाइल में जो हम चेंज लाएंगे, that is what will help us to manage cancer or prevent cancer effectively. Okay, so risk factors of cancer में अगर हम देखते हैं तो उसके अलावा एज, हैबिट्स और हेल्थ कंडीशंस भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो एज अगर आप देखते हैं तो कैंसर कैन टेक डिकेड्स टू डेवलप। तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आज मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हुआ सेल्स का और
इमीडिएटली आपको कैंसर आ गया। तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में कैंसरस सेल्स की मल्टीप्लिकेशन शुरू तो हो जाती है, लेकिन कोई भी तरह का सिम्टम नहीं होता है। वो कई साल लगते हैं वो सिम्टम्स को बाहर निकलने के लिए। तो इसलिए कई बार एक एज के बाद ही लोगों का कैंसर डिटेक्ट होता है। तो ओल्डर अडल्ट में ही ज्यादा कैंसर डिटेक्ट होता है, क्योंकि ये जो सेल्स, कैंसरस सेल्स मल्टीप्लिकेशन के लिए और सिम्टम्स दिखाने के लिए जो टाइम लेता है, that is not something which is immediate. Habits, certain lifestyle choices आपके risk of cancer को increase कर सकता है, जैसे smoking, drinking and all that. Okay, health conditions, certain health conditions जैसे ulcerative colitis हो, तो ऐसे inflammatory disorders अगर होते हैं, तो that can increase your risk of developing some cancers. तो risk factors of cancer में न सिर्फ हमारे lifestyle related चीजें हैं, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा एज, हमारा हेल्थ कंडीशन और सर्टेन हैबिट्स भी एक मेन रिस्क फैक्टर या थ्रेट पोज हो सकता है हमें कैंसर के लिए। इसके अलावा हो सकता है फैमिली हिस्ट्री और हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है। तो फैमिली हिस्ट्री, कई बार हम ये समझते हैं कि अगर कैंसर किसी को हमारे फैमिली में है तो डेफिनेटली हमें भी आ सकता है एज अ हेरिडिटरी फैक्टर। लेकिन अगर आप देखते हैं तो ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कैंसर इज ड्यू टू हेरिडिटरी। तो अगर आपके फैमिली में कैंसर कॉमन है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये म्यूटेशंस वन जनरेशन टू नेक्स्ट में डेफिनेटली पास होता है। पॉसिबिलिटी है कि ये पास ऑन हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार फैमिली में अगर आप कैंसर है तो आपको भी कैंसर आए। सो सिमिलरली एनवायरनमेंट, अगर आप देखते हैं कि आपके आजू बाजू के एनवायरनमेंट में हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो आपके रिस्क ऑफ कैंसर को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं जो बहुत सारा हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करता है, और आप अगर स्मोक नहीं करते हैं, लेकिन इफ यू आर इन अ पैसिव स्मोकिंग एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीजें आपके रिस्क ऑफ कैंसर को बढ़ा सकता है। ऑलराइट, सो प्रिवेंशन, अगर हम अब प्रिवेंशन के बारे में बात करें, सो बेसिकली कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हम वी कैन एडवाइज पीपल टू स्टॉप स्मोकिंग। एक्सेसिव सन एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सन से जो यूवी रेडिएशन आता है वो हमारे सेल्स में म्यूटेशन ला सकता है, और उस म्यूटेशन की वजह से हमारा रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ सकता है। एक हेल्दी डाइट खाना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, हेल्थी वेट मैनेज करना बहुत जरूरी है, अल्कोहल मॉडरेशन में ड्रिंक करना, पीना ही नहीं है नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जितना मतलब मॉडरेट क्वांटिटी पिएंगे उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। और कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स एट रेगुलर इंटरवल्स, तो एट रेगुलर इंटरवल्स जाके अपने आप को कैंसर के लिए स्क्रीन करना बहुत जरूरी है। और कई तरह के कैंसर के लिए आजकल वैक्सीनेशन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, सर्वाइकल कैंसर फॉर वुमेन के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो प्लीज अपने डॉक्टर से इन वैक्सीनेशन के बारे में बात कीजिए, ताकि आप कुछ टाइप्स ऑफ कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन ले पाए और इफेक्टिवली कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकें। So now let us come to the topic of nutrition and cancer. तो अब हमने समझा कि कैंसरस सेल क्या है, हमने देखा रिस्क फैक्टर्स क्या है, तो हमने कई सारी चीजें देखी जो कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। So now let us understand something about nutrition and cancer. तो क्लिनिकल स्टडीज और एविडेंस हमें ये बताता है कि डाइटरी और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैंसर को प्रिवेंट करने में। तो अगर हमने करेक्ट न्यूट्रिशन खाया, अगर हमारे खाने में राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, ओके, तो ये हम हमारे बॉडी में कैंसर को प्रिवेंट करने में डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, सो इट इज नॉट दैट राइट काइंड ऑफ फूड हमें खाना है आफ्टर वी गेट डायग्नोस्ड विद कैंसर, ठीक है। तो कैंसर ट्रीटमेंट के तौर पे हमने प्रोटीन रिच फूड खाया, अच्छा सा न्यूट्रिएंट रिच फूड खाया, वो जरूरी नहीं है। लेकिन even before you get detected with any chronic disease, ना सिर्फ कैंसर, कोई भी तरह के chronic disease से आप डिटेक्ट होने के पहले ही अगर अपना डाइट को मैनेज करते हैं, तो कई सारे डिसीजेस को हम हमारे बॉडी से दूर रख सकते हैं, एंड कैंसर इज वन ऑफ देम। Eating the right kind of food before, during and after the cancer treatment can help the patient feel better and stay stronger. तो कैंसर डिटेक्ट होने के पहले भी आप गुड फूड खाना जरूरी है। सपोज डिटेक्ट हो गया है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट भी गुड फूड एंड न्यूट्रिशियस फूड खाना बहुत
जरूरी है। तो एक हेल्थी डाइट में खाना पीना बहुत जरूरी है, जिसमें सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ विटामिन हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो और वाटर हो। तो इसे हम एक बैलेंस डाइट कहते हैं, जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, सो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर नॉट ओनली इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, लेकिन आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट ऑल्सो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन थेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जो रिसेंटली इसे एक दर्जा मिला है एज अ न्यूट्रिशन थेरेपी। पहले हम सिर्फ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स खाना है, न्यूट्रास्यूटिकल्स खाना है, डाइटरी सप्लीमेंट्स खाना है, यही कहते थे। लेकिन अब इन न्यूट्रिएंट्स को या इस न्यूट्रिशन को एक दर्जा मिला है इन द नेम ऑफ न्यूट्रिशन थेरेपी, जो कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करने में मदद करता है, स्पेसिफिकली उनकी बॉडी वेट को मैनेज करने में, उनके स्ट्रेंथ लेवल्स को मेंटेन करने में, उनके बॉडी टिश्यू को हेल्थी बनाए रखने में, और जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं उसे रिड्यूस करने में न्यूट्रिशन थेरेपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैंसर के लिए जैसे मैंने कहा कई सारे ट्रीटमेंट्स अब अवेलेबल है। ओके, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हो गया है कि कैंसर के लिए काफी सारे ट्रीटमेंट्स हैं, और उन ट्रीटमेंट्स के साथ न्यूट्रिशन थेरेपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो कैंसर ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंड वन ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट इज डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम योर बॉडी। आपके बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स है उसे लिटरली ये कैंसर ट्रीटमेंट्स क्या करता है, आपके बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स को सक करके आपके बॉडी से एनर्जी को पूरा सक करके बाहर निकाल देता है, जिसके वजह से आप बहुत ही वीक हो जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। और इसलिए न्यूट्रिशन थेरेपी ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कैंसर ट्रीटमेंट्स है जो आपके न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है। कीमोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, सर्जरीज है, इम्यूनोथेरेपी है और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। ये सारे थेरेपीज कैंसर ट्रीटमेंट्स के अंदर आते हैं, लेकिन ये सारे कैंसर ट्रीटमेंट्स एक साइड इफेक्ट के साथ आते हैं, जो आपके बॉडी में आपके न्यूट्रिएंट्स के लेवल को डिप्लीट कर देता है, कम कर देता है, जिसके वजह से इन ट्रीटमेंट्स के साथ साथ न्यूट्रिशन थेरेपी को इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है। सो कैंसर एंड कैंसर ट्रीटमेंट्स में कॉज माल न्यूट्रिशन। तो जैसे मैंने कहा कैंसर एंड कैंसर ट्रीटमेंट्स जब हम लेते हैं, हमारे बॉडी से सारा न्यूट्रिएंट्स को वो सक कर देता है, तो हमारा बॉडी डेफिशिएंट हो जाता है न्यूट्रिशन में। तो यूजुअली कैंसर और कैंसर ट्रीटमेंट न सिर्फ हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को कम करती है, लेकिन ये हमारे टेस्ट को, स्मेल को, हमारे ओवरऑल एपेटाइट को अफेक्ट करता है। और इस वजह से क्या होता है, हम सही तरीके से खाना नहीं खा पाते हैं। तो जब आपको खाने की खुशबू नहीं आ रही है, जब आपको खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपको खाने का मन नहीं करता है। तो जब आपको खाने का मन नहीं करता है तो आप सफिशिएंट क्वांटिटी खाना नहीं खाते हैं, और जब आप सफिशिएंट क्वांटिटी खाना नहीं खाते हैं तो आपके बॉडी को जितना न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड इस रीजन की वजह से ही कैंसर पेशेंट्स में यूजुअली माल न्यूट्रिशन होता है, विच इज मेनली अ कंडीशन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि हम खाना कम खाते हैं, क्योंकि हमारे टेस्ट, स्मेल, एपेटाइट को इन कैंसर ट्रीटमेंट्स ने अफेक्ट किया है, हमारे बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलती है, और इसलिए हमारा बॉडी माल न्यूट्रिशन के फेज को या स्टेज को फेस करता है। उसके साथ अल्कोहल अब्यूज एंड ओबेसिटी आल्सो में इंक्रीज द रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन एक पेशेंट को वीक बनाता है, और जब वीक बन जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाती है, और जब हमारी इम्यून सिस्टम वीक होती है, हम कोई भी तरह के इन्फेक्शन को फाइट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर किसी को कैंसर है तो दे आर वेरी प्रोन टू सेकेंडरी इन्फेक्शंस। तो जिन्हें कैंसर है उन्हें बहुत ही जल्दी कोल्ड कॉफ पकड़ता है, बहुत ही जल्दी फीवर आता है, बहुत ही जल्दी सेकेंडरी इन्फेक्शंस पकड़ता है, क्योंकि कोई भी छोटे से इन्फेक्शन को भी हमारा बॉडी फाइट नहीं कर पाता है। और जब उसके साथ हम माल नरिश्ड होते हैं तो ये इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ये कैंसर भी ज्यादा बढ़ जाता है और स्प्रेड हो जाता है। तो इसलिए राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज थ्रू आउट द कैंसर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। यही हमें हील करने में और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन या सेकेंडरी इन्फेक्शंस को फाइट करने में और बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी को रिटेन करने में मदद करता है। All right. So the goal of nutrition therapy in patients with advanced cancer is to give patients the best possible quality of life
and control the symptoms that cause distress. तो जैसे मैंने कहा न्यूट्रिशन थेरेपी का जो दर्जा मिला है हमारे न्यूट्रिएंट्स को, उसका मेन अगर आप मेन फोकस देखते हैं कैंसर पेशेंट्स में, तो वो यही है कि वो उस कैंसर पेशेंट की न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, एक कैंसर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है, उनके लाइफ के लॉन्गेटिविटी को बढ़ाता है, और जितने भी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस के जो सिम्टम्स है उसे मैनेज करने में और डिले करने में मदद करता है. सो दैट इज द मेन एम और गोल ऑफ न्यूट्रिशन थेरेपी. ओके, सो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए? सो इफ यू नो ऑफ समवन हु इज गोइंग थ्रू कैंसर और कैंसर ट्रीटमेंट, उनके खाने में एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड करना बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा कैलोरीज उन्हें देना बहुत जरूरी है, हाई प्रोटीन फूड खाना बहुत जरूरी है. स्पेसिफिकली जब आपको ज्यादा भूख लगती है उस समय में अगर आपने हाई प्रोटीन फूड खाया, सो दैट कीप्स योर एनर्जी लेवल्स वेरी वेरी हाई. थोड़ा थोड़ा सा पानी या लिक्विड्स खाते वक्त अगर हम लेते हैं तो वो हमारे खाने के क्वांटिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे न्यूट्रिएंट लेवल को बढ़ाने में मदद करता है. मिल्क शेक, स्मूदीज, जूस, सूप वगैरह इज रिच इन फाइबर, रिच इन न्यूट्रिएंट्स. तो अगर कोई सॉलिड फूड खाना पसंद नहीं करता है तो ऐसी चीजें देंगे तो उनका न्यूट्रिएंट लेवल को हम मेंटेन कर सकते हैं. ईट फूड दैट स्मेल्स गुड. तो जब खाने की खुशबू अच्छी होती है तो खाने का मन करता है. ट्राई न्यू फूड्स. तो कई बार ऐसे होता है कि हम खाया हुआ चीज हमें खाने का मन नहीं करता है, तो नए रेसिपीज ऐसे समय में अगर हम ट्राई करते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि कैंसर पेशेंट्स एंड अप लाइकिंग न्यू रेसिपीज. ट्राई ब्लेंडेड ड्रिंक्स व्हिच आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स. ईट स्मॉल मील्स एंड हेल्दी स्नैक्स थ्रू आउट द डे. तो ऐसे अगर हमने हमारे डाइट को मैनेज किया और हमारे न्यूट्रिशन थेरेपी को अगर हमने ऐसे मैनेज किया, तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, हमारा माल न्यूट्रिशन जो है उसे मैनेज करने में हम कामयाब हो जाए. ईट लार्जर मील्स व्हेन यू फील गुड. तो जब आपको खाने का मन करता है तब खा लीजिएगा, बिकॉज ऐसे बैठ नहीं सकते हैं कैंसर पेशेंट्स के सवेरे ही खाना है, दोपहर को ही खाना है. तो जब आपका एपेटाइट बेटर हो तब अगर एक हाई प्रोटीन फूड आपने खाया तो दैट विल गिव यू लॉट ऑफ एनर्जी. Eat your largest meal when you are hungry. Okay, make and store small amounts of your favorite food. तो जब भी आपको भूख लगता है, कुछ चीजें जो आपको अच्छी लगती है, मे बी नट्स हो, मे बी फ्रूट्स हो, keep it handy so that you can eat it at regular intervals. जितना हो सके एक्टिव रहना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके पॉजिटिव चीजें सुनना है, देखना है, ताकि कैंसर पेशेंट्स are able to be positive. Brush your teeth and rinse your mouth to relieve symptoms and aftertaste. So these are certain things जो cancer patients have to follow in terms of their diet and in terms of their nutrition therapy. So preventive management of cancer is possible. तो कई बार हम ये डेफिनेटली जानते हैं कि कैंसर इज नॉट क्योरेबल मेनी टाइम्स, लेकिन कैंसर को आने से बचाना पॉसिबल है. ओके, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ऑफ कैंसर इज पॉसिबल. तो राइट टाइम से अगर हम राइट सप्लीमेंट्स को हमारे डाइट में इंक्लूड करते हैं, सही तरह का खाना हम ऑन अ डेली बेसिस खाते हैं, तो इट इज वेरी वेरी मच पॉसिबल दैट हम कैंसर को प्रिवेंट करें. So blue life supplements to help manage cancer. तो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ऑफ कैंसर इज पॉसिबल. तो चलिए देखते हैं कि अब हमारे ब्लू लाइफ फैमिली ऑफ सप्लीमेंट से कौन से सप्लीमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं स्पेसिफिकली टू मैनेज कैंसर. So basically the first and foremost supplement to manage cancer is curcumin ultra. तो curcumin ultra का डोसेज 3 to 4 कैप्सूल्स हो सकता है. आफ्टर एवरी मील हम एक कैप्सूल दे सकते हैं. स्पेसिफिकली curcumin पे इतना सारा रिसर्च हुआ है on curcumin and cancer that curcumin को एक alternative therapy के तौर पे literally it has been well researched to be an alternative therapy to manage secondary complications associated with cancer. तो कैंसर के साथ जितने भी complications associated है उन्हें मैनेज करने के लिए curcumin एक बहुत ही important रोल प्ले करता है. Also curcumin जाके उस कैंसर सेल को टारगेट करता है और ट्यूमर प्रोलिफरेशन या कैंसर सेल के मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करता है, जिसके वजह से curcumin is a very very potent supplement to be taken by cancer patients. इसके अलावा spirulina is another beautiful supplement which can be recommended to cancer patients. 2 tablets post breakfast and 2 tablets post dinner. तो spirulina क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स है सारा माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए. और जैसे मैंने कहा कैंसर पेशेंट्स में बहुत सारा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होता है.
स्पिरुलिना एक नेचुरल सोर्स ऑफ माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो इन सारे डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने में मदद करेगा, और क्योंकि ये नेचुरल है, इट कम्स विद द लीस्ट साइड इफेक्ट्स और नो साइड इफेक्ट्स, तो इसलिए स्पिरुलिना 2 tablets post breakfast and post dinner specifically for cancer patients or for patients who are at a risk of cancer. Cow colostrum 3 to 4 chewable tablets, मेनली क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में काम करता है, और हम सब जानते हैं कि कैंसर पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होते हैं, उनकी इम्यूनिटी लेवल्स काफी कम होती है. सो द फ्लैगशिप प्रोडक्ट कर्क्यूमिन अल्ट्रा कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. स्पिरुलिना सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है. काउ कोलेस्ट्रम कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही जरूरी है. इम्यूनिटी सपोर्ट, अगेन इनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स है जो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है. तो 2 to 4 टैबलेट्स ऑन अ डेली बेसिस आप ले सकते हैं इम्यूनिटी सपोर्ट का, मेनली इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए. ब्लू फ्रेश 1 sachet in a day, preferably evening time में. So basically कैंसर के साथ एसोसिएटेड जो फटीग या टायर्डनेस होता है उसे ओवरकम करने में ब्लू फ्रेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हर्बल टी 2 to 3 टी बैग्स अ डे, क्योंकि ग्रीन टी में जो फ्लेवोनॉइड्स है और एंटीऑक्सीडेंट्स है वो कैंसर सिम्टम्स को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए मदद करता है. तो ब्लू लाइफ के सप्लीमेंट से अगर आपने देखा तो कर्क्यूमिन अल्ट्रा, स्पिरुलिना, काउ कोलेस्ट्रम, इम्यूनिटी सपोर्ट, ब्लू फ्रेश और हर्बल टी, ये 5 या 6 प्रोडक्ट्स का जो बास्केट है, ये प्रोडक्ट अगर हम प्रॉपर्ली फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं तो हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं. कैंसर पेशेंट्स में जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस है उसे डिले कर सकते हैं. कैंसर पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और उनकी लाइफ की लॉन्गेटिविटी को भी हम डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं. सो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ऑफ कैंसर इज डेफिनेटली पॉसिबल विथ न्यूट्रिशन थेरेपी. So thank you very much. For any queries, you can reach us at support@bluelife.in. You can call us at 08046610999. आप हमें 9148977299 पे WhatsApp भी कर सकते हैं.